जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. थैंक यू सर। तार साहब, भारत के अंदर इस वक्त इलेक्शन जोरों शोर पे हैं और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शंस का हो रहा है जो कि अप्रैल से शुरू होगा और जून तक तार साहब चलेगा। पहली बात, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सारी पॉपुलैरिटी है उनकी भारत के अंदर। बहुत सारे उनके हक में नारे लग रहे हैं, मोदी की गारंटी जैसी बातें आ रही हैं। दूसरी तरफ एक और बात भी थोड़ा अरसा ये चली है जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो ओपिनियन इंडिया में ये डेवलप हो रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी अपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ जो एक उनको एक को जेल में डाला है, एक अकाउंट्स बंद कर दिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इसके दरमियान है और दूसरा जो इंडिया अलायंस जो है इसके दरमियान है। इधर पाकिस्तान में भी तार साहब आपको पता है इलेक्शन सेनेट के हुए हैं। एक सूबे में तो उन्होंने संदूकड़ियाँ लेके वापस आ गए हैं। बाकी 3 सूबों में और मरकज में हुए हैं, वहाँ पे अजीब किस्म के लोग निकल आए हैं। ऐसे लोग भी हैं तार साहब जिनकी पार्टियां ही कोई नहीं है, बिल्कुल वो सर, खुद ही जीत गए हैं। तो बिल्कुल अब ये भी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है पहले वो बंद कमरे में बैठ के चीजें करते थे, अब उन्होंने अपने बंदे पार्लियामेंट में भेज दिए नॉमिनेटेड, और सियासी जमातें उनको वोट देती हैं। ये भी एक चीज पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है। जजों को लेटर आ रहे हैं, बीच में व्हाइट पाउडर आ रहा है। पाकिस्तान में थे तो बनाना रिपब्लिक की चल रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? चीमा साहब, मेरे ख्याल में फेयर इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है, अब वो ख्वाब में या हिस्ट्री की किताबों में मिलेंगे। मेरा ख्याल प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। जहां मैं बैठा हूं वहां पे 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है और यहां पर भी लोग परेशान हैं। लोग, आधा कंट्री जो है वो समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी किया पिछला, और आगे भी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। दो चार चीजें कंपैरिजन में करना चाहूंगा थोड़ा सा, खासकर देखें जो अरुण केजरीवाल के हवाले से, हालांकि उसमें कानून अपना, उसमें जो है वो अपना पूरा साइकिल मुकम्मल कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जितने मुंह उतनी बातें होती। उनके बारे में ये बिल्कुल इस वक्त जर्मनी ने भी, अमेरिका ने भी और भारत के अंदर से भी आवाजें आ रही। हालांकि मेरा ख्याल इसकी जरूरत थी नहीं, इसको पोस्टपोन कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था उनको अरेस्ट करने का, क्योंकि मोदी साहब की परफॉर्मेंस, कल भी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मोदी साहब के 10 सालों को उन्होंने कंपैरिजन किया है, उनकी ग्रोथ के बारे में बात की गई है। उसके बारे में लिखा गया है कि मनमोहन सिंह साहब ने प्रोग्राम शुरू किए थे कई, लेकिन उनको पुश मोदी साहब ने किया है, खासकर आधार कार्ड के हवाले से, डिजिटल अमेरिका के हवाले से एक उन्होंने मोमेंटम कायम रखा अपना। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के जो फंड्स हैं उनको इन्होंने एक वैसे, मेरे ख्याल जरूरत नहीं थी इनको, इन्होंने एक इंटरनेशनल न्यूज बना दी है जिसको अब तक इस अथॉरिटेरियनिज्म को जो आर्गूमेंट किया जाता है उसको तकवीत मिल रही है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश के इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह आपने देखा होगा इजिप्ट के इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, फैसल वाडा साहब आज इलेक्शन जीत गए हैं, उनके उनकी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, हालांकि वो दोनों पार्टियों के वो कैंडिडेट, उनके अंदर वो वर्कर नहीं है। लेकिन इस वक्त, और एक खासकर सूबा सरहद के अंदर उन्होंने अपनी जो दूसरी पार्टी के लोगों को ओथ नहीं लेने दिया गया, तो वहां पे सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब फेयर एंड फ्री इलेक्शन सिर्फ ख्वाबों में ही होंगे। इसका मैं तो वैसे भी जाती तौर पे चीमा साहब पहले भी कहता था कि डेमोक्रेसी जो है इट्स अ रिच मैन्स क्लब है। इसमें लोअर मिडिल क्लास की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कहीं भी इलेक्शन लड़ना हो तो करोड़ों की बात है, करोड़ों करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर लगते हैं, मिलियंस डॉलर्स लगते हैं। गरीब आदमी की रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। स्पेशल इंटरेस्ट, अमेरिका के अंदर भी ये बात की जाती है, स्पेशल इंटरेस्ट जो है ये सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, जो जितने यहाँ पे आपने देखा होगा कांग्रेसमैन, सेनेटर आजकल जिस तरह एक पाकिस्तान की मजहबी जमात के लिए तोते की तरह बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल इंटरेस्ट है, उसी को प्रोटेक्ट करते हैं ये। भारत के अंदर आपने देखा होगा जो पिछले दिनों पॉलिटिकल बॉन्ड्स हैं, उसमें लॉटरी किंग सामने आ गया है, मेरा मकसद उसका किसी को पता ही नहीं था। तो ये स्पेशल इंटरेस्ट है, उसको किया जाता है सारी चीजें। लेकिन चीमा साहब, इसको जो कल एक आर्टिकल जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी साहब के 10 साल उन्होंने लिखे, उन्होंने 2014 की उनके कोड रिमार्क किए कि अच्छे दिन आएंगे, उनका स्लोगन था।
और जिस तरीके से अब इस वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है। दूसरा, जिस तरीके से मोदी साहब ने G20 और ब्रिक्स को यूज किया अपने भारत को प्रमोट करने पे, मेरे ख्याल में, और जिस तरह के उन्होंने सक्सेसफुल दौरे किए, इन्हें लोकल ये छोटी चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए था। मेरा जो मशवरा है। बाकी फिर अल्टीमेटली उनके अपने एडवाइजर मौजूद हैं। उसी आर्टिकल के अंदर गौतम अडवाणी साहब का और दूसरे अंबानी ग्रुप का और कुछ ग्रुपों के बारे में लिखा है कि ट्रिकल डाउन इकॉनमी काम नहीं कर रही, देहात आज भी गरीब है भारत के अंदर। जो दो चीजें मजीद उस आर्टिकल के अंदर जो मेंशन की गई, जिनको सराहा गया है, एक तो डिजिटाइज करना इंडिया को, और दूसरा जो उन्होंने बड़े नोटबंदी की थी, जिससे ब्लैक मनी को जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसके बारे में लिखा गया है। बड़ा अच्छा आर्टिकल था मेरे ख्याल में। मैं उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। कल एक और आर्टिकल भी मुझे पढ़ने का मौका मिला है, भारत के चाइना से इस वक्त जो बिजनेस निकल रहे हैं वो भारत और वियतनाम जा रहे हैं, लेकिन वियतनाम इज लीडिंग। बल्कि मैं आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके आपके सामने रखना चाहूंगा कि उस आर्टिकल में, और उसके बाद मेरी अपनी रिसर्च क्या कह रही थी, उस आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने कहा कि वियतनाम, वाई पीपल प्रेफर, जो सीईओ है दुनिया के, वो वियतनाम को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर हाई टैक्सेस हैं, और उसको आपने देख लिया होगा पिछले दिनों टेस्ला के जो थे वो जो एक टसल चल रही थी भारत के साथ, टैक्सेस की वजह से हाई टैक्सेस हैं। दूसरा, उन्होंने भारत के अंदर जो वर्कर्स यूनियन है उसके बारे में कंप्लेन की है, वर्सेस वियतनाम के अंदर सोशलिस्ट पार्टी है और वो ज्यादा कंट्रोल कर लेती है अपने वर्कर्स को। तीसरी बात, वहां पे लेबर भारत से सस्ती है अभी। तीसरी चीज जो है, सप्लाई चेन उनका बेहतर है कंपैरेटिवली भारत के। लेकिन जब मैंने सप्लाई चेन पे थोड़ी रिसर्च की तो मैं खुद आई वाज शॉक्ड कि छोटा सा मुल्क है चीमा साहब, 45 एयरपोर्ट्स, 45 एयरपोर्ट्स हैं, 286 पोर्ट्स हैं, 9 सी पोर्ट्स हैं और 16 लैंड पोर्ट्स हैं। 706 मिलियन टन ऑफ कार्गो को हर साल हैंडल करने की सलाहियत वियतनाम रखता है, छोटा सा मुल्क। लेकिन चीमा साहब, ये भारत, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अब इलेक्शन है, मुझे कई दफा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं सारे दिन में से आधा दिन भारत में होता हूं, यहाँ अमेरिका में रहते हुए भी, तो सारा दिन मेरे पास जो आसपास लोग होते हैं, कोई को सारा दिन को कहता है 400 नंबर होंगे, कोई कहता है 370 नंबर होंगे। तो सारा दिन आजकल यही डिस्कस मैं आधा दिन करता हूं, और जब बचा टाइम होता है उसमें आके अफसोस के साथ कि मुझे पाकिस्तान की मायूस कुन खबरों के बारे में भी मुझे डील करना पड़ता है। वो जिस तरह हम बात कर रहे थे, आज मैं थोड़ा सा आपको एक लतीफा भी सुनाना चाहता हूं इसी हवाले से। एक कंट्री कल से खबरों की जीनत बना है, पेरू, साउथ अमेरिका का। आपको भी पीरों की बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पे पेरो है, आपकी बहुत सिमिलरिटीज हैं। और वहां पे रोलेक्स घड़ियों का स्कैंडल निकला है, और आपका भी रोलेक्स की बीमारी आपको भी बहुत ज्यादा है। तो वो जो उनकी इस वक्त प्रेसिडेंट है, उनका नाम दीना बोलोवार्डे है, बोलोवार्ते, पेरो की। उनके ऊपर 14 रोलेक्स घड़ियां उनसे निकली हैं। और उनके बारे में भी, उनके ऊपर मैंने जब रिसर्च की तो चीमा साहब, आई वाज सरप्राइज्ड कि पेरू के गुज़श्ता जितने सदूर हैं, या तो जेल में हैं या कंट्री छोड़ के भाग चुके हैं। ये आपके साथ उनकी तीसरी मुमासलत है। और उसके बाद ये है कि रोलेक्स घड़ियों पे जब मैं पढ़ रहा था, इसके बारे में मजीद मैंने जब डिटेल में कोशिश की तो पता चला कि क्रिश्चियन मलेना जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भी रोलेक्स घड़ी का एलिगेशन थी। तो जब मैं मजीद इसको पढ़ रहा था तो पता चला अबू बकर बगदादी जो थे वो भी अक्सर रोलेक्स घड़ियां पसंद करते थे, और दूसरी घड़ी वो पसंद करते थे ओमेगा सी मैस्टर। तो ये घड़ियों की बीमारी खान साहब को नहीं है या इस तरह की, ये दुनिया में बहुत पीरू पीरनिया और ये सारा बीमारी आपके साथ, मुझे उस पर भी कल पढ़ने की मुझे टाइम मिला है। दूसरा, उसके बाद आपके चीमा साहब जो चीजें एक और मुझे पता चली है कि 6 जज साहिबान जो हैं, उनमें उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है। सवाए मोहसिन अख्तर कियानी की अपॉइंटमेंट के, उनकी 2015 में थी, बाकी जो 5 जजेस थे वो पीटीआई दौर के अंदर अपॉइंट हुए। और उसके बाद आज, बल्कि उसके बाद मैं जो आपके पाकिस्तान के बारे में जो मुझे आज ज्यादा मजीद एक तशवीशनाक चीज सामने आई है, आज दरबार तब्दीली, जब आज दरबार लगा है अडयाला जेल के अंदर, तो मुर्शद जब आए सामने, 2 चीजें हुई हैं उसके अंदर। एक तो मुर्शद ने कहा है कि मेरी बीवी को, जो मैं कहता हूं कि दोबारा 9 मई की बुनियादें रखी जा रही हैं,
मुर्शद ने 55 जलसों के अंदर जब बार बार ये कहा था कि ये मीर जाफर मीर सादिक है, उसके बाद 9 मई हुआ था। आज मुर्शद ने फिर वही किया है। उन्होंने कहा मेरी बीवी को जहर दिया तो आसिम मुनीर जो है वो जिम्मेदार है। आसिम मुनीर का नाम लिया है, जो कि मैं समझता हूं उन्होंने अच्छा नहीं किया। एक बात गलत बात थी, बगैर प्रूफ के किसी चीज के बात कर देना, खासकर जो लौंडा लपाड़ा बाहर जो बगैर कपड़ों के फिर रहा है, उनको दोबारा तैश देना, ये फिर अपने ही एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ गैर मौजू। फिर उसमें दूसरी बात ये की उन्होंने इन जजों के बारे में बात की, और उन्होंने फिर खासकर जब शौकत सिद्दीकी के बारे में क्वेश्चन किया तो टोन उनकी जरा थोड़ी नीचे हो जाती है, क्योंकि शौकत सिद्दीकी के साथ ही आ जाता है इनके जो अपने मेरे जर्नैल, मेरे जज जो इनके अपने पसंदीदा हैं, उनमें से कई लपेट में आ जाते हैं तो फिर चुप कर जाते हैं। दूसरी उसमें जो एक सिग्निफिकेंस आज बात हुई, जो मुझे सख्त अफसोस है, क्योंकि लौंडा लपाड़ा तो इसकी कैपेसिटी नहीं रखता अंडरस्टैंड करने की। पीरनी ने आज एक और मैडम ने कर दिया काम। पीरनी जो मैडम को लाया गया दरबार के अंदर, तो दरबार में उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी का ब्लॉगर लेकर आओ, एक जो लेकर आओ मेरी मर्जी का, जो जिसको उसको इंटरव्यू दो। मैं सब ये जो आप सारे लोग बैठे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप फेक न्यूजर हैं सारे। मेरी मर्जी का बंदा आएगा तो मैं उसको इंटरव्यू दूंगी। मैं उनका नाम अब नहीं लेना चाहता, वो बड़े, क्योंकि आजकल आपके जर्नलिस्ट जो हैं वो जर्नलिस्ट नहीं रहे, वो पार्टियों के वर्कर हैं। ये एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, जर्नलिज्म का जनाजा निकल चुका है। मेरा ख्याल है 2-4 लोग होंगे जो बाय पार्टिसन बेसिस पे लिखते हैं या सोच रखते हैं। मेजॉरिटी लोग जो है वो अपनी लाइनें लेते हैं, फिर कभी सियासी अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं। मेरा मतलब जर्नलिज्म खैर सारी दुनिया में खत्म है, लेकिन पाकिस्तान में तो आपने चीजों की बुनियादें आपकी गलत है मेरे ख्याल में। फिर उसमें चीमा साहब जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे खाने में एक उन्होंने इश्तिहारी समझ लें, वो इश्तिहारी उन्होंने दिया, किसी बाथरूम साफ करने वाला कोई एसिड है उसके बारे में बात की उन्होंने, कि मुझे 3 कतरे उसके डाल के दिए गए, मेरे खाने में जहर मुसलसल आ रहा है। फिर उसके किसी ने क्वेश्चन किया, भाई आप पहले शहद की शिकायत कर रहे थे कि उसके अंदर जहर, कहते हैं हाँ उसमें भी होगा। प्रूफ मांगा तो गुस्सा कर गई मैडम, कहती परा हट तू कौन है प्रूफ मांगने वाला, प्रूफ है ही नहीं, हवा में बातें। बस सारी दुनिया को आपने अपने सारा लौंडा लपाड़ा आसिम मुनीर के पीछे लगा के, तो आपके पास प्रूफ ही कोई नहीं किसी चीज का। आप मफरूजों पे सारा कुछ चला रहे हैं, जिस तरह आप जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर को चलाते रहे हैं, आप उसी तरीके से आज लोगों के गिरबान फाड़ रहे हैं आप, बगैर किसी प्रूफ के। और मैं चीमा साहब इस पे हैरान हूं, इस तरह आज फिर दरबार लगा है, और इस पे उनका कसूर नहीं है, हुकूमत चलाने वालों का कसूर है। उसमें चीमा साहब और मजीद एक जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग, आज मैंने कई चीजें इकट्ठी की थी कि आज, बल्कि एक और नहीं, बल्कि मैं इंटरनेशनल हवाले से भी कुछ बातें करना चाहूंगा चीमा साहब, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रही हैं। यहाँ पे 2-3 बातें डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोगों की बेहिसी, 2 बिलियन मुसलमानों की बेहिसी की वजह से 2-3 चीजें यहाँ पे चल रही हैं इस वक्त। यहाँ पे एक कांग्रेसमैन है मिशिगन से, टिम उनका नाम है, उन्होंने कल एक बयान छोड़ा है, उन्होंने कहा गाजा के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंका जाए। इस वक्त वो बहस का हिस्सा बन चुका है इस वक्त, कि उन्होंने फरमाया है कि इसके ऊपर, टिम वालबरी उनका नाम है, उन्होंने कहा गाजा के ऊपर, रिपब्लिकन है वो मिशिगन से, उन्होंने कहा जी गाजा के ऊपर बम मारे, जिस तरह हमने हिरोशिमा नागासाकी का हल निकाला था, इस पर बम मारे, क्यों परेशान होकर फिर रहे? परेशानगी वाली बात, ये 2 बिलियन मुसलमानों की बेहिसी। दूसरा, उससे पहले, आज से एक हफ्ता पहले, जैरेड कुशनर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद हैं, उन्होंने कहा था कि ये पब्लिक सारी चीजें टीवी के ऊपर मौजूद हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है चीमा साहब, उन्होंने फरमाया था कि यहां से लोगों को निकाल के किसी अफ्रीकन कंट्री में ले जाया जाए, यहां पे वाटर फ्रंट प्रॉपर्टियां बनाई जाए गाजा के अंदर। यहां पे 2 चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, कि इसके ऊपर हमारे जो बाइडन साहब हैं, उन्होंने जब गाजा, पिछले दिनों यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब लब कुशाई की इस गाजा के टॉपिक पर, कौन आइसक्रीम खा रहे थे, साथ हंस रहे थे, जिस तरह लतीफे शेयर कर रहे हैं, साथ गाजा की पॉलिसी पे बात कर रहे थे। किसी ने इतना भी नहीं बताया कि आप 32,000 लोगों के कत्ले आम के टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं, एंड यू आर ईटिंग आइसक्रीम। तो चीमा साहब ये, और उसमें आज एक सबसे बड़ी बात और है, जो 2 बातें और डिस्कस आपसे मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब। वो चीजें ये हैं कि देखें डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का क्या है।
डबल स्टैंडर्ड इनका ये है कि साथ ये कह रहे हैं कि हम वहां एड भेजेंगे और अपना एक पोर्ट बनाकर हम वहां पे गाजा में उनको जरूरत जिंदगी देंगे, एड देंगे। साथ आज नई शिपमेंट भी चली गई है बमों की यहां से, $2.5 अरब की। यहां से आज नई और ऐसे ऐसे बम भेजे हैं इन्होंने कि जो कि मेरा मकसद है कि पहले कहते थे मदर ऑफ द बम, जिस तरह उस तरह के बम भेज दिए हैं। और साथ ही ड्रामा ये भी कर रहे हैं कि हम कल किसी ने कहा है कि राफा जो है वो रेड लाइन है अमेरिका। कैसे यार टोपी ड्रामे। चीमा साहब, इससे अगली जो खबर आपको बताना चाहूंगा कि तुर्की के अंदर इलेक्शन थे, सदारती इलेक्शन नहीं, लोकल इलेक्शन, जिसमें तैयब एर्दोगान साहब हार चुके हैं। वो सिर्फ अब जो उनकी अपनी इस्लामिक जो पार्टी थी, जो लीनिंग टुवर्ड्स इस्लामिक एजुकेशन और इस्लामिक लाइफस्टाइल, सो वो सिर्फ अब देहात के अंदर रह चुके हैं। इस्तांबुल के अंदर मेयर, ये खुद भी इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं, और इनकी पार्टी आज इस्तांबुल के अंदर भी इलेक्शन हार चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा 2028 तक तैयब एर्दोगान जो है वो खुद रहेंगे, लेकिन आज पार्टी उनकी हार गई। अगली जो खबर खासकर जो भारत के हवाले से है, जो मुझे भी तशवीशनाक, मुझे अजीब सी लग रही, बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। वहां पे पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उन्होंने भारत की चीजों का बाइकाट का नारा लगा दिया है। हसीना वाजिद ने उसके ऊपर एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो अपने बीवियों की साड़ियां निकाल के तो आग लगा दो। लेकिन जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो मैं जिस पे I'm impressed, बांग्लादेशी सहाफी हैं यहाँ पे मुशफिकुल फसल अंसारी, उन्होंने यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर से ये क्वेश्चन किया है। तो उन्होंने कहा है कि हमें शवाहिद मिले हैं कि इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं बांग्लादेश में। और तीसरी इसमें जो बात इंटरेस्टिंग थी वो ये थी चीमा साहब, कि सबसे बड़ी एलिगेशन जो बंगालियों को इतराज है, वो कहते हैं कि हसीना वाजिद जो है, इंडिया जो है हसीना वाजिद को हमारे ऊपर एक डिक्टेटर बना के हमेशा के लिए रखना चाहता है। तो ये सेंटिमेंट, हाँ, उसमें चीमा साहब जिसमें जब वो आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में 3-4 चीजें मेंशन की गई थी, ना सिर्फ बांग्लादेश के हवाले से, उसमें नेपाल की भी बात की गई, श्रीलंका की भी बात की गई, मालदीव का भी कहा गया, भूटान का भी कहा गया कि वो चाइना जिस तरीके से घेरे डाल रहा है और पैसे कैश लेके, चाइना का सबसे बड़ा जो स्टाइल है वो कैश लेकर जाता है, वो कैश लेके जाता है और खुले वो आंदे ना पंजाबी छट्टे मारदा, जिहदे मेरा तुसी भी बड़े पिज़्ज़े बनाए ने, ते ओ हुण इस टाइम मैनूं लगदा पापा जान तो सारे विक गए ने। ये सारे मुल्क कोई डोमिनोज पिज़्ज़ा लेगा, कोई दूसरे पिज़्ज़े लेगा, कोई सबवे बनाएगा अमेरिका में। तो इस वक्त जो चाइना है वो नोटों डॉलरों की बोरियां ले लेकर अब जा रहा है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश भी लैंड कर चुका है वो अपने पैसे लेकर। तो लेकिन ये कि अभी तो कुछ लोग बांग्लादेश से अंदर कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारा ट्रेड है, अगर हमने चीजें ये रोकी, चीजों का बाइकाट किया तो इन्फ्लेशन आएगी। लेकिन देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट्स जो होती हैं ये जोर पकड़ जाती हैं। लेकिन मालदीव के अंदर भी कभी इसी तरीके से चीजें शुरू हुई थी। भारत को, लेकिन तार साहब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये नहीं है कि इंडिया इतनी सेंट्रल पोजीशन ले गया है। देखें, पाकिस्तान के अंदर क्या इलेक्शन से पहले क्या नैरेटिव था, एंटी अमेरिकनिज्म का नैरेटिव था, जो एक बड़ा नैरेटिव था जो इमरान खान साहब की पार्टी ने किया। इंडिया के अंदर या इंडिया के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, नेपाल, उधर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टीज जो है वो इकट्ठी हो गई हैं जो प्रो चाइना है। बांग्लादेश के अंदर ये जरूर आपने सही कहा कि जो बीएनपी है खालिदा जिया की, वो पार्टी इनको टारगेट कर रही है। लेकिन शेख हसीना वाजिद, मैं उनके जनरल सेक्रेटरी का बयान कल पढ़ रहा था उनकी पार्टी का, और वो कह रहे थे तार साहब कि इंडिया ने हमें बहुत सारे ताकतवर मुल्कों के गजब से बचाया है। अमेरिका की वो बात कर रहे थे। तीसरा तारड़ साहब मालदीव्स में भी है। लेकिन आपको नहीं लग रहा, गुड और बैड, लेकिन समहाउ इंडिया इज गेनिंग दैट सेंट्रल पोजीशन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अमेरिका ले रहा है, अपने खिते के अंदर वो इंडिया और चीन के दरमियान वो हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, इस पर्टिकुलर इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं चीजों को? चीमा साहब, मेरे ख्याल में उस रीजन के अंदर इस वक्त चाइना अग्रेसिवली, मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, चाइना ने नया मैप अगले दिन जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने 30 टेरिटरीज, अरुणाचल प्रदेश की 30 टेरिटरीज के नाम जो है वो मैंडरिन के अंदर उन्होंने किए। फिर उनकी फॉरेन जो उनकी मिनिस्ट्री है उसने उसके ऊपर स्टेटमेंटें भी छोड़ी हैं। अमेरिका ने भारत को सपोर्ट करने के लिए कुछ उन्होंने मॉरल सपोर्ट दी है।
लेकिन चाइना इज एग्रेसिवली मूविंग इनटू दैट रीजन। और मेरे ख्याल में जो दो चीजें जो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो भारत जो मैंने अभी जिस तरह आपको अर्ज की है, जो मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है, इसी आर्टिकल के अंदर लिखे सारे दूसरे ममालिक के बारे में लिखा था। और पिछले 2 हफ्ते के अंदर आपको पता होना चाहिए श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का दौरा है चाइना का, फॉरेन मिनिस्टर नेपाल का दौरा है चाइना का, मालदीव के अंदर चाइनीज जा चुके हैं इंटर। और तीसरी बात, श्रीलंका के अंदर वो जो उनकी टोटा बंदर का है, क्या है, हेवन टोटा, उसको एक्सपैंड, उसमें मिलिट्री अपनी नेवी एडजस्ट करेंगे। एंड इंडिया नोज इट, इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट किया है उसके ऊपर। लेकिन चीमा साहब, मैं बात ये करना चाह रहा था कि जिस एग्रेसिव तरीके से चाइना कर रहा है, भारत उतने एग्रेसिव तरीके से नहीं आगे जा रहा। भारत जो है मैं अपनी टर्म्स पे जाना चाहता है, लेकिन कई दफा डिप्लोमेसी के अंदर टर्म्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं। आप अगर खुल के उनको पैसे नहीं दे सकते तो दूसरी चीजें तो फैसिलिटेट करें उनको। और खासकर उस आर्टिकल के अंदर मैंने पढ़ा है कि भारत स्नब करता है, अपने टर्म्स पे चलना चाहता है, अपनी टर्म्स पे चला। और फिर जिस तरीके से आज मैं जिस तरह आप भी बात कर रहा था चीमा साहब, तो आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें। पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कुछ और तरह के हैं। अगर देखें ना, दोनों मुमालिकों के साथ हालते जंग में है, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी भारत की यही हालत है। चाहे वोट उस पर लेने हों, चाहे नफरतें हों, चाहे मुगलों के बदले ले रहे हैं, चाहे मंदिरों मस्जिदों के बदले ले रहे हैं, जो कुछ भी है। लेकिन मालदीव भी तो मुसलमान है, बांग्लादेश भी तो मुसलमान है, उनके साथ रिलेशनशिप और है। पाकिस्तान की बात करते जाए तो कपड़ों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूं, उसमें भारतीयों को भी कहता हूं जो गुस्से से भरे पड़े हैं, कि 2 नेशन थ्योरी थी 76 साल पहले, मुगल जा चुके हैं। पठानों के हालात आप दे लें अफगानिस्तान में क्या है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दीज थिंग्स। You cannot look back and stay on that 2 nation theory forever. तो मैं वही कहता हूं कि अगर आप इतना ही गुस्सा है, इतनी ही सारी चीजें आपके, जिस तरह फिर आज देख लेना, अब जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो पैसों के पीछे जा रहे हैं, फिर अब वो अपनी सिंपैथी, वो अपने देखें, वो तो पैसे, ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, सारा पैसा है चाइना का। लेकिन उसमें चीमा साहब बात ये है कि कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती, पड़ोसी चेंज नहीं हो सकता। चीमा साहब, आप अमेरिका के साथ देखें ना, जो जिस मर्जी टर्म्स पे रख लें रिलेशनशिप, कनाडा के साथ जो मर्जी कर लें, जो इतना लंबा बॉर्डर है, इसका क्या करेंगे आप? और इस साइड पे आग लगेगी, इस साइड पे भूखमारी होगी, तो आप किस तरह वहां पे शादियाने, आप 8.4% किस तरह मेंटेन करेंगे? बल्कि इसकी हिस्ट्री पढ़े, मैं हैरान हुए। मैंने इसके एक आर्गुमेंट देना चाहूंगा आपको कि जब डिवाइड किया जा रहा था कंट्री, तो कहते हैं लाहौर तक क्यों रखा गया था बॉर्डर? दिल्ली बचाना चाहते थे, क्योंकि माजी के अंदर दिल्ली बार बार लूटी जाती थी। बल्कि सुना है पाकिस्तान को बफर जोन बनाया गया था, इसलिए कि पठान भाईजान आएंगे, पहले इनसे लड़ेंगे। ये भी एक थ्योरी है। तो दूसरी बात ये है, हाँ, लेकिन उसमें और फिर बायलैटरल बात करनी, बायलैटरल कहना। पर देखिए ना, 2 चीजें होती है मतलब, सुपर पावर बनना, रीजनल सुपर पावर बनना, रीजनल प्लेयर बनना, इन सारी चीजों के साथ फिर आपको कई चीजों के साथ कंप्रोमाइज करना होता है, इनके साथ डायलॉग फिर करना होता है चीजें। जिस तरह मैंने आपको हमेशा ये कहता हूं, डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी डिफाइन ये करती है कि आप जो मर्जी करें लेकिन झगड़ा ना करें, सिट ऑन अ टेबल एंड टॉक विद इट। और दूसरा, एक खास कर मैं बात ये कहूंगा, जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा भाग जाता है। ट्रू। तारड़ साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, इसी सवाल को लिंक करने लगा हूं। आपने कहा जहां झगड़ा होता है वहां पैसा होता है। गजा वालों ने, हमास ने इजराइल पे हमला किया, और उसके अगेंस्ट इजराइल ने तमाम जो फलस्तीनी थे, जो काम करने आते थे इजरायली सेटलमेंट्स में, सबके परमिट खत्म कर दिए। और आज तारड़ साहब इंडियन जा रहे हैं काम करने। आपका जहां झगड़ा होता है वहां पे पैसा चला जाता है। दूसरी तरफ तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर देखें, चीनियों को मार रहे हैं, मीन्स कि उनको ये कहा जा रहा है यहाँ पे झगड़ा, यहाँ से निकल जाओ। तारड़ साहब देखें, ये जरा थोड़ा कमेंट कीजिएगा, मैंने इस पे थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है। ये आप बिजनेसमैन है तारड़ साहब, और आपने अमेरिका के अंदर, यू आर ए वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आपने स्क्रैच से एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल बिजनेस शुरू किए, एंड यू रीच्ड ऑन द टॉप। आपसे पूरा अमेरिका, जो आपको लोग जानते हैं उनको पता है कि अगर आप गैस स्टेशन में गए, अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो आपने टॉप पे गए हैं। बल्कि आपके बारे में मुझे पता है कि आप तो लेक्चर देते थे और आर्टिकल लिखते थे इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। तारड़ साहब, पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर हम चीनियों को मार रहे हैं,
कि निकल जाओ इधर से। ठीक है जी, जहाज जहाज जहाज। जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो उथे जहाज जहाज करके तो ना मुल्कों के नाल लड़ रहे हैं। अगर आपको याद हो, अमेरिका में एक डॉक्टर था, फ्रांस में हम मारते हैं, लेकिन अब वो सारी की सारी स्पेस जो है वो इंडियन जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, बिकॉज वो जाते हैं, काम करते हैं, डिलीजेंट ने, अपना सवेरे उठते ने, काम ते जाते ने, वापस आते ने, ओ ये नहीं आते तू ऐ कर दे, तू ऐ कर। तार साहब, ये हमारे लोगों को भी को मत दें, इनको को भी होश आए। असा एनजी इतने भी लोग जो घर में आ जाता है उसको मार देते हैं, साड़ देते हैं, बाहर जाते हैं तो उनसे लड़ पड़ते हैं, तो फिर हमें तो किसी ने नहीं काम पे रखना। चीमा साहब, सबसे बड़ा इशू आपका तालीम से दूरी, सबसे बड़ा। और ये आज का नहीं है मसला। यहां पे जब आपका ब्रिटिश कॉलोनी बनी थी तो मौलवी भाईजान ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे, आपने इंग्लिश से दूर रहना, आपने इंग्लिश के नजदीक नहीं जाना। आपका इतना ज्यादा गैप आ गया था, सर सैयद अहमद खान साहब को यूनिवर्सिटी खोल के डिग्रियां बांटनी पड़ी थी, डिग्रियां बांटनी पड़ी। तो उसमें आके चीमा साहब, मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि 1.9 बिलियन आपका प्रॉब्लम नहीं है। 1.9 बिलियन मुसलमान हैव बिकम नॉन वर्केबल पीपल। तो आप गुस्से में हैं, अग्रेशन में हैं। आपके पास सिर्फ दो फार्मूले हैं, या हम इस्लाम कबूल कर लो या हम गर्दन उतार देंगे। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। आप अपने मुल्कों में हैं तो तब भी उपरेस्ड हैं, आप दूसरे मुल्कों में हैं तब भी उपरेस्ड हैं। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। कल परसों मैंने किसी जगह बैठ के इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, किसी बच्चों के ग्रुप में बैठा था। तो मैंने उन बच्चों से, मैंने उनको पढ़ाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि मेरे सामने गूगल करो, ज्यूइश कम्युनिटी की पॉपुलेशन क्या है, 15.6 मिलियन। मैंने कहा उनके नोबेल पीस प्राइसेस देखो, 200 से ज्यादा। अब मैंने कहा गूगल करो मुसलमानों की पॉपुलेशन 1.9 बिलियन। मैंने कहा नोबेल प्राइस कितने, 15। आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं। मैं बार बार चीख चीख के कहता हूं कि 250 मिलियन लोगों को, पाकिस्तानियों को रूल करने वाले सब अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं लंदन में और अमेरिका में। आपको क्या कह रहे हैं, जिहाद करना है, जिहाद में गले। अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, वाह बड़ा अच्छा याद है। अगले दिन एक बहुत बड़ा रहनुमा है, बहुत बड़ा रहनुमा है, मुराद सईद उसका नाम है। उसने मैसेज दिया है, उसके मैसेज को एक औरत की जबान में, एक लड़की की जबान में एयर किया गया है, और इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई है। जब भी इमरान खान साहब की कोर्ट में पेशी हो, बाहर पहुंच के गोलियां खाओ, लड़ो जाके, मार दो सबको, गले काट दो। खुद इतना डर रहा है कि औरत की आवाज में मैसेज दे रहा है, खुद औरत की आवाज में मैसेज दे रहा है लोगों को। खुद बाहर नहीं निकल रहा, खुद जमीन के अंदर घुस गया, लेकिन लोगों के लिए कह रहा है बाहर निकलो, अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश करो। देखें ये डबल स्टैंडर्ड, देखें ये डबल स्टैंडर्ड। लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है चीमा साहब, इसमें इनमें कसूर है जिसके पास भी आज पावर है, जो आपकी स्टेट चला रहा है आज, जिसने आज फैसल वाडा को सेनेटर बनाया, कसूर उसका, उसका कसूर, और किसी का कसूर। वो कसूर उसका है जो रोजाना डेली बेस पे अडयाला जेल के अंदर दरबार लगाने की इजाजत दे रहा है। वाह, इसमें ये उसका कसूर है, उसका कसूर है। जिसने 6 जजों का जो फैसला, मुझे आज मैं देख रहा था, सुना है, और 6 जजों की जो उन्होंने लेटर लिखा था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पे आ गया था। कसूर उनका है, किसी और का कसूर नहीं। स्टेट कमजोर से कमजोर तरीन लग रही है, कमजोर से कमजोर तरीन लग रही है, और दुनिया देख रही है, उनका कसूर है। या तो इन्हों चला लो तो यहां छड़ दो। वो कहते ना, या तो इसको तोड़ के नया बनाओ, तो या चाबियां जड़ियां छड़ कर घर चले जाओ प्लीज। खुदा दा ना जे मजाक ना करो। ये लौंडे लपाड़ियां हथ च दिओ, वो अपना उस्मान बुजदार लै आउण वापस, वो अपना 200 बंदा लै आउण, जिन लै आउण, वो एटम बम लैके तेन चला लैण, उन्होंने संभाल लैण, और रियासत मदीना बना लैण, तुसी अपने घर चले जाओ। ते अगर करना जे ते लित्र फड़ के इन्हों ठीक करो, दुनिया वेख रही जे। गलती गुंजाइश निश्ता, तुहाडे कोल गलती दी गुंजाइशां कोई नहीं। तुहाडे हालात बहुत खराब ने, बहुत खराब ने। एक पासे टीटीपी जुड़ गई है, दूजो पासे बलोचिस्तान बीएलए वाले जुड़े फिरदे ने। इकानमी तुहाडी कोई नहीं, ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है। आईएमएफ आपका बजट बनाएगा, जो बजट बनाता है, आप कैन यू डिफाइन योरसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? क्योंकि आप अपने फैसले तो कर ही नहीं पा रहे बिल्कुल। आईएमएफ आपका बजट बनाता है, जो बजट कंट्रोल करता है वो फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है, तो आप इंडिपेंडेंट किस तरह? आप इसको डिफाइन करें। आप अपने पासपोर्टों से ये बिल्कुल ये निकाल दें जमहूरियत पाकिस्तान। यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एनी मोर,
यू आर कॉलोनी। तो इस कॉलोनी को अगर रखना है नहीं रखना है, जल्दी फैसला करें। देख रही है कौम सारी, आप मजाक कर रहे हैं इसके साथ। ये थोक के पकौड़े कितना अरसा तल लोगे यार? हाउ कैन यू डू दैट? अगर चलाना है तो दलेरी से इसको चलाएं, नहीं करना तो फिर उनको पकड़ाएं। उनके पास तो कई नए उस्मान बुजदार आ चुके हैं उनके पास, उनको पकड़ाओ यार। उनको ये मैंडेट की गल कर दो। और चट्ठा साहब लाया, वो कमिश्नर के थे, आज उमरान साहब ने गिला किया है, कहते वो डिप्टी कमिश्नर पर लाभ भी नहीं रहा। उनको कहें यार ये चट्ठा साहब है आपके, ये चाबियां हैं, आप चला। और हर डिपार्टमेंट के अंदर चट्ठे बने पे, चट्ठा ग्रुप चला रहे हैं पाकिस्तान। हर ग्रुप, हर डिपार्टमेंट में चट्ठे बैठे। सारे तरक्की करके नैब तहसीलदार तो पटवारी हो गए। मैंने 5 पता लगा, वो पटवारी तो बंदा कमिश्नर बन गया। मैं कहते तड़ गया पाकिस्तान सारा। हर एक, मैं जिसको देखता हूं चीमा साहब हाउसिंग सोसाइटी का रिश्तेदार है। हर बंदा, चट्ठा भी रिश्तेदार से हाउसिंग सोसाइटी। कियानी साहब जस्टिस साहब ने, वो भी रिश्तेदार। और नकवी जो जज कढ़िया, वो भी हाउसिंग वाला रिश्तेदार। हर बंदे ही प्लाट है। मलक रियाज ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ खून ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ बोन मैरो खराब कर गया मलक रियाज। खुदा दी कसम। वो बाजवा साहब ने, उन्होंने रिश्तेदार भी प्लाटां च, वो भी हाउसिंग सोसाइटी। वो कोई बंदा छड्डो यार प्लाटां ना, कोई बगैर भी कोई इंसान भी लाओ कि तो यार। चलो चीमा साहब, मर्जी मर्जी आपकी चीमा साहब। और दूसरा है बात इसमें खासकर चीमा साहब, जब सोसाइटी शराफत प्रमोट करना छोड़ दे, जब मजहब की बजाय उसके रिचुअल पे जोर हो, तो फिर यही होता है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, आपने शराफत की बात की थी। आपका एक वो बड़ा मशहूर जुमला है कि एक कोई भी शख्स जो है वो अपनी जो बेटी है वो एक प्रोफेसर को देना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं थानेदार ਨੂੰ दे ਦਿਓ। ना वाह ना लितर पौला चलाएगा। कहते भाजन दी बाहर दी उत्ते दी कमाई किन्नी है, उत्ते दी कमाई। जो शरीफ अफसर है उन्हें कहते हैं बेवकूफ है, ये बुज़दिल है। मेरे कई दोस्त हैं, यकीन करें, मेरे कई दोस्त बड़े शरीफ लोग थे, रिश्वत लेते शर्माते थे, मेरे साथ होते थे। मुझे लोग अक्सर गिला कर, ताड़ साहब ये क्यों नाल नहीं फिरते हो? कहते ये तो बड़ा भैड़ा बंदा जे, ये तो तेले का बंदा नहीं, तो कम का बंदा ही नहीं। वो शरीफ आदमी, खुदा दी कसम। मेरे कई दोस्त जो थे जिन्होंने जुडिशरी में जाके बाद में रिजाइन कर दिया है। शरीफ आदमी की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। सब इसमें आपकी सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है उसको। कुड़ी का रिश्ता देना तो बहुत बड़ी गल है। तुहाडे पंजा को नहीं लेंदा शाम के टाइम, तुहाडे बैग चाह को नहीं पींदा चीमा साहब शरीफ आदमी। तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी बात ये बता दें कि 2024 जो है ये मोदी साहब का साल है, और अगर मोदी साहब का साल है वो तो 8.4 पे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 1.8 पे हैं, वो 8.4 पे 1.8 पे हैं। तार साहब चीमा साहब माइनस नाल उठाता होना किसी ने, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने की ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ वर्ल्ड बैंक ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कैलकुलेटर अपना जाया करे? टाइम है ਤੁਹਾਡੇ को इस तरह? चीमा साहब मोदी साहब की बात कर रहे हैं तो किसी ने कहा मोदी साहब आपकी, उन्होंने कहा आप सोच सुना लग रहा है कि आप 2029 के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं 2047 के बारे में सोच रहा हूं, मैं 50 साल बाद की सोच रहा हूं। चीमा साहब देखें, दो चीजें मैं, अगर आप 1 मिनट दें तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा। चीमा साहब, दो चीजें मैंने पहले भी कहा था आपके बच्चों को, लौंडे लपाड़े जो आवारा फिर रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा था कि एक आर्मी जनरल है, उसके घर की जरा हालात देखें। आज मैं आपके लौंडे लपाड़ों के एक नए बंदे की बात, सीतारमन निर्मला, फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी गूगल पे अपने वालिद को मिलने गई थी, तो उसके वालिद के कपड़े और उसके घर के फर्नीचर को देखें, खासकर इट वाज वर्थ सीइंग इट। उसकी साड़ी देखें मैडम सीतारमन निर्मला की। फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर नहीं, पहले 29 स्टेटें, दुनिया का एक इतना बड़ा कंट्री जिसका पैसा उसको बीजेपी ने टिकट दिया, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं इलेक्शन लड़ने। वाह चीमा साहब, एक मैं बात बताऊं, मैंने आपको बताया था उस कौम को पता चल गया है लेगेसी क्या चीज है। वाह चीमा साहब, आपको पता ही नहीं है। आप लोगों को समझाना चाहिए कि मौत बरहक है, मरना भी है। मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में कहा है, इन फराडियों को बताओ कि लंदन और न्यूयॉर्क में कब्रिस्तान मौजूद है। ठीक है, इत्थे भी बंदे मर रहे जे, जिथे खून पसीना लैके नस रहे हो, गरीबां दा बददुआवां लैके आ रहे हो, इत्थे भी लोग मर रहे जे। और कई मैं गलत अल्फाज है, कई मैं मरते देखता हूं, कुत्ते की मौत मरते हैं। जनाजे में औलाद भी नहीं जाती। चीमा साहब, उससे बल्कि उसमें चीमा साहब मैं आज छोटी सी एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा। मेरे ऊपर ये वाकया हुआ था, मेरी बच्ची
जो कि अब पीएचडी जिसने कर ली है सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, आज से 20 साल पहले एक प्राइवेट स्कूल में हेड मिस्ट्रेस ने पूछा, मुझे इंटरव्यू ले लिया उसके एडमिशन के लिए, उसने कहा हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 20 इयर्स। मैंने उसको कहा था आज से 20 साल पहले, मैंने कहा था आई वुड लाइक टू सी माय डॉटर बिकमिंग अ प्रोफेसर, अ रिसर्चर, अ प्रोफेसर, अ पीएचडी, राइट बुक्स। उसने कहा व्हाई? मैंने उसको कहा था घरों की फैक्ट्रियों की एज होती है, रिसर्च की, आइडियोलॉजी की, बुकों की एज नहीं होती। आज भी अमेरिका में 18वीं सदी की किताबें लोग पढ़ रहे हैं, किताबें खत्म, किताब की एज ही कोई नहीं, एक नई चीज की, आपकी लेगेसी की एज ही कोई नहीं। इन्हें यही नहीं पता। आपके दर हकीकत ये इशू है आपका। आपके 250 मिलियन लोगों को पता ही नहीं है कि लेगेसी, एक अच्छा नाम औलाद के लिए छोड़ के जाना है, उसकी वैल्यू क्या है। ये इट्टां दे पिछे फिर रहे हैं, इट्टां दे पिछे, दुबई ते लंदन ते दिए तमाशे, कपड़ियां दे पिछे मुल्क तबाह कर दिता है। मुल्क खैर बने ही नहीं सी, मुल्क तुम बनाए ही नहीं चीमा साहब। बल्कि मैं आखिरी को इस पे बंद करना चाहूंगा, ये 6 जजों को, इन 6 जजों ये 6 जज और सारी जुडिशरी को मेरा क्वेश्चन है, कौम को बताएं, अयूब खोड़ो जो था पहला सिंध का जो चीफ मिनिस्टर था, उसने 5 साल जेल क्यों काटी थी? उसको किसने निकाला था? आज आप वहीं के वहीं खड़े हैं जो 1947 में जहां खड़े थे। अपनी पोजीशन चेंज करो प्लीज, चेंज करो। अयूब खोड़ो की इनको बताओ कि आप उस वक्त भी करप्ट थे, आज भी करप्ट हो। आपकी अदालतें उस वक्त भी काम नहीं कर रही थी, आज भी काम नहीं कर रही। क्यों नहीं काम कर रही? क्या वजह है? फिर मुझे ये 1930 में अच्छा हुआ इलामा इकबाल बेचारा फौत हो गया था पाकिस्तान बनने से पहले, जो कह गया था मर्दे नादा पे कलामे नर्म नाजिक बेअसर। वाह। खोत गधों के ऊपर किताबें लाद देने से उन्हें वो इंसान नहीं बन जाते, गधे के ऊपर पैसे लाद देने से वो इंसान नहीं बन जाता। आपके पास ये दोनों चीजें हैं, गधों के ऊपर किताबें भी हैं, गधों के ऊपर पैसा भी। कहतो रिजाल सब कहतो रिजाल जे, इंसान पैदा करो, खुदा दा ना जे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, वो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की, मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी थी कि पहले वो डिफेंस मिनिस्टर रही हैं पिछली टेन्योर में मोदी साहब के, अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और बिल्कुल सही कहा तार साहब के, वो जो बात है ना कि लेगेसी की, उनको समझ आ गई है लेगेसी की। नरेंद्र मोदी भी लेगेसी के पीछे लगे हुए हैं कि मैं कुछ ऐसा छोड़ दूँ दैट आई शेल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन इंडिया। वो वट एवर, भले वो 8.4 पे ग्रो करना है, भले ताड़ साहब वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो भी वो करना चाहते हैं, लेकिन दे हैव दिस, वो उनको है कि मैं कुछ ऐसा छोड़ दूं साडे ने कि अपने बच्चियां वास्ते मैं की छड़ जा, इन्हां दे प्लाट ते इन्हां दी जायदादां मैं किनियां छड़ जा, साडे नु लालच पै गया। वो बात आपकी सही है ताड़ साहब इनको वैसे कुछ ना कुछ तो किसी ने बताया होगा कि कब्रिस्तान दे विच भी कोई इन्हां दी कोई सेटिंग अंदर होनी ही उत्थे भी ताड़ साहब। जरदारी साहब समझते हैं वो स्टील के बने हैं। नवाज शरीफ साहब समझ रहे स्टील के बने, मरना तो है ही नहीं। असा क्यों मरना? आसवा भुट्टो ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। आसवा भुट्टो भी आ गई है, ਉਹਨੂੰ ले आओ। सही कह रहा है, पता नहीं क्यों समझते हैं कि हमने स्टील के बने, हमने मरना नहीं। सही कह रहा है। तौबा तौबा, नौज बिल्ला। पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन चुका है, अगर कोई नॉर्मल इंसान जाए उसका ईमान ताजा हो जाता है। सही बात। थैंक यू वेरी मच तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आपके बहुत का बहुत शुक्रिया, ओपिनियन का बहुत शुक्रिया।